नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 9 सितंबर 2020 की वर्कशीट्स को। तो आज की हमारी पहली वर्कशीट जो है वो मैथ्स की है और आज का टॉपिक है सर्वांग समता। क्या होती है सर्वांग समता? सर्वांग समता क्या होता है बेटा? आपने एक माचिस की डिब्बी ली और हूबहू वैसी ही माचिस की डिब्बी उसके सामने रख दी। अब ये दोनों माचिस की डिब्बी बिल्कुल एक जैसी हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों माचिस की डिब्बियाँ एक दूसरे के सर्वांग सम है। सर्वांग समता का मतलब होता है दो बिल्कुल एक जैसे चित्र, उनको हम सर्वांग सम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अब त्रिभुजों में जो सर्वांग समता होती है उसके कुछ नियम होते हैं। अब एक त्रिभुज में 6 हिस्से होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। तो अगर आपको दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो आप 6 के 6 हिस्सों को तो बराबर प्रूफ करोगे नहीं, आप तो कुछ लिमिटेड हिस्सों को बराबर प्रूफ करोगे। किस किस को आप बराबर प्रूफ करोगे? आप इसमें लगाओगे नियम। अब देखिए कौन से नियम है आपके पास। सबसे पहला नियम, सबसे पहली जो कसौटी होती है वो होती है एस यानी कि भुजा भुजा भुजा। अब दो त्रिभुज हैं, जैसे आपके सामने यहाँ त्रिभुज बना रखा है ABC और PQR। अब ध्यान से देखिए, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3, ये दूसरी भुजा 5 तो ये भी 5, तीसरी भुजा 6 तो ये भी 6। क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की सभी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम इनको सर्वांग सम कहेंगे। और नियम कौन सा लगेगा? एस। ऐसे ही दूसरी कसौटी होती है भुजा कोण भुजा। अब देखिए, ये 3 सेंटीमीटर की भुजा इस 3 सेंटीमीटर की भुजा के बराबर, और ये 5 सेंटीमीटर की भुजा इस 5 सेंटीमीटर की भुजा के बराबर, और दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो भी बराबर। तो हम कहेंगे साइड एंगल, साइड के कारण ये सर्वांग सम है। तीसरी चीज़ देखते हैं, तीसरी कसौटी है कोण भुजा कोण। अब अगर दो भुजाओं के बीच का कोण आ गया था तो दो कोण के बीच की भुजा भी आएगा। तो 70, 75 और 3, 70, 75 और 3, तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल। और चौथी कसौटी होती है समकोण कर्ण भुजा। ये क्या होती है? समकोण कर्ण भुजा होती है कि इसमें हम समकोणों की बात करते हैं। तो समकोणों की बात करते हैं तो एक समकोण 90 डिग्री का कोण, और इस 90 डिग्री के कोण के अलावा इस त्रिभुज में कोई भी दूसरी भुजा जो होगी उसको आप देखेंगे, अगर वो बराबर है तो ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज हो, और इसको हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। और इसकी जो सर्वांग समता है उसको RHS से भी लिख सकते हैं। चलिए, अब नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं तो देख लेते हैं। वो कह रहे हैं नीचे दिए गए त्रिभुजों में सर्वांग सम त्रिभुजों की जोड़ी को पहचान के लिखिए, और आप ये भी बताइए कि सर्वांग समता की किस कसौटी का उपयोग आपने किया है। तो थोड़ा कर दें चित्र को बड़ा। चलिए, आपके सामने चित्र आ गया। अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये 90 डिग्री वाला है और इसकी भुजाएं 5 और 8 हैं, और यहाँ भी ये 90 डिग्री वाला, इसकी भुजाएं 5 और 8 हैं। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ONM। और नियम कौन सा लगा? RHS, मतलब राइट हैंड वाला, जो राइट एंगल वाला त्रिभुज होता है उसका नियम लगा। दूसरा देखते हैं, ये एक त्रिभुज है 5 6 6, और यहाँ एक और त्रिभुज है 5 6 6, यानी कि ये दोनों हो गए। तो त्रिभुज दूसरा है त्रिभुज GIH सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF। और बेटा नियम कौन सा लगेगा? साइड साइड साइड। फिर तीसरा देखते हैं, 2 2 30 और 135, 30 और 135, यानी कि तीसरे में हम लिखेंगे कि त्रिभुज ZWV सर्वांग सम होगा त्रिभुज RPQ।
और नियम कौन सा लगेगा? दो एंगल के बीच की भुजा AS A। और कोई रह गया? और ये देखिए 65 और 6-5, और यहाँ भी 65 और 6-5, तो एक और जोड़ा बन गया। त्रिभुज STU सर्वांग है त्रिभुज DFE। और नियम कौन सा लगेगा? SAS। कर लीजिए नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली जो आपकी वर्कशीट है वो है विज्ञान की, और आज हम पढ़ने वाले हैं दूरी, विस्थापन और चाल। क्या होती है बेटा दूरी? आपको समझाऊं। ये मेरा घर है और मैंने यहाँ से जाके अपने स्कूल जाना है। अब सीधा रास्ता तो होगा नहीं, तो मैंने जब चलना शुरू किया, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ मुड़ा, फिर यहाँ गया और आगे, और मुड़ के अपने स्कूल पहुँच गया। तो ये है दूरी। लेकिन अगर विस्थापन निकालूँ तो विस्थापन होगा एक गोला लगाया यहाँ, एक गोला लगाया यहाँ, और सीधी रेखा का जो है ये विस्थापन। विस्थापन होता है कि किसी वस्तु, कोई वस्तु कहाँ से चलना शुरू करती है और कहाँ ख़त्म करती है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी, उसके बीच की सबसे छोटी, सबसे कम जो दूरी होती है, उसको हम कहते हैं कि वो विस्थापन है। आगे देखते हैं, अब पढ़ देते हैं। तो ज्ञान हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करता है का सबसे साधारण प्रकार है। मतलब जब हम सीधी रेखा में चलते हैं तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें कोई एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही यह निर्धारित करता है कि वस्तु विरामावस्था में है या गतिमान अवस्था में। जब भी कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो वह गति करती है और समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। यह एक आदिश राशि है, यह सदा धनात्मक होती है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता। तो दूरी क्या होती है कि जब हम अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो दूरी है। ठीक है। और विस्थापन होता है कि एक से दूसरे बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी। एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर में मापते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच तय की गई कुल दूरी कहलाती है, जबकि एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सादिश राशि है। सादिश मतलब जिसमें दिशा होगी। यह ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है, और एसआई पद्धति के अनुसार इसे भी मीटर में नापते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सवाल आता है कि चाल क्या है। तो जब किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक आदिश राशि है। एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, और अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान चाल से गति करती हैं। इसकी चाल को औसत चाल में व्यक्त करते हैं। मतलब अधिकतर क्या होगा, मैं एकदम ऐसा तो नहीं कि सीधी रेखा में चलता जाऊंगा, बहुत तेज चलता जाऊंगा, नहीं। कभी मेरी स्पीड तेज़ होगी, कभी स्पीड मेरी धीरे होगी। तो इसको जब हम व्यक्त करेंगे तो इसको कहते हैं कि औसत चाल है। और औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो जितनी भी दूरियां होंगी सबको जमा कर लेंगे, जितने भी समय होंगे सबको जमा कर लेंगे। कुछ ग्राफ होते हैं, एक समान गति का ग्राफ होता है बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा, जबकि आराम अवस्था, विराम अवस्था का ग्राफ होता है ऐसा, क्योंकि दूरी बढ़ी नहीं रही, समय ही बढ़ रहा है। और असमान गति का होता है ऐसा कि समय बढ़ता जाए, कभी गति कम कभी गति तेज। चलिए प्रश्न देख लेते हैं फिर। तो पहला प्रश्न है कि दूरी और विस्थापन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने कहा अंतर कर देते हैं, यहाँ पे कर रखा है अंतर, पॉइंट पढ़ लेते हैं उसके। तो अंतर है यहाँ पे जो लिखा है कि एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। यह एक आदिश राशि है, यह सदा धनात्मक होती है और इसका मान शून्य नहीं हो सकता। एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर में नापते हैं। पहला उत्तर।
और विस्थापन कहेंगे तो एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहते हैं। यह सादिश राशि है, यह ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है, और एसआई पद्धति के अनुसार इसे भी मीटर में मापते हैं। तो ये भी पहला है। आप चाहें तो दूरी की अवस्था इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख लीजिए, आप चाहें तो बिना डिफरेंस की फॉर्म में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक कार 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तथा पुनः 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। तो बेटा कुल दूरी कितनी हो गई? पहले 20, फिर दोबारा 20, और कुल समय कितना हो गया? पहले 5 सेकंड लगे थे और बाद में फिर उसे 3 सेकंड और लगे। तो कुल कितना हो गया? कुल दूरी हो गया 40 बटे में कुल समय 8। उत्तर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। फिर लिखा है कि चाल की परिभाषित कर उसे एसआई मात्रक लिखिए। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यह एक आदिश राशि है और एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो ये मेरा तीसरा उत्तर हो गया। और चौथा क्या है कि दिए गए समय ग्राफ में वस्तु ए बी सी में किसकी गति सबसे अधिक है? तो बेटा ये ए देखो, सबसे अधिक दूरी और सबसे कम समय, तो इसका मतलब ए सबसे अधिक है। कर लीजिए नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज की आपकी आखिरी वर्कशीट है हिंदी की, और आज हमने एक नई कविता शुरू करनी है। ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 मध्य प्रदेश में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में वे शिक्षक बने। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उसमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना मिलती है। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मर्मिक चित्रण है। तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। इसमें लिखा है, कैदी और कोकिला, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, चोर डाकू बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमाएँ जागी क्यों आली, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार, बहुत ही मर्मिक कविता है। तो वो कहते हैं कि कवि कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच में चुप क्यों हो जाती हो। हे कोयल, जरा बताओ, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेशा लेकर आई हो? अगर कोई संदेशा लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो रही हो, और यह संदेश किसका है, ज़रा मुझे बताओ।
कवि ने जेल के अंदर होने वाले अत्याचार और दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोर उच्चकों के साथ रहना पड़ता है, जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह छीन ली गई है, उनके ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है? कोयल, बोलो तो, जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूंक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेज द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में क्या क्या अमानवीय व्यवहार किए जाते थे। तो ये लिखा है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोर उच्चकों के साथ रहना पड़ता था, जहां उन्हें कोई मान सम्मान नहीं था, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना नहीं दिया जाता था और ना ही उन्हें मरने दिया जाता था, यानी उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य था। ये पहला उत्तर है। दूसरा है कि आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानी और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्योंकि अंग्रेज सरकार स्वतंत्रता सेनानी और अपराधियों को एक समान मानती थी। उनके लिए स्वतंत्रता सेनानी भी अपराधी थे, क्योंकि वो स्वतंत्रता मांग रहे थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि भाव स्पष्ट कीजिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल, बोलो तो वो कहता है कि कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है। तीसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। इसलिए वे व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। चौथा प्रश्न है कि कोयल की आवाज़ सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। लिखिए। तो कवि की प्रतिक्रिया भी लिख लेते हैं। कवि ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी थी। उसने कहा कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते बीच में चुप क्यों हो जाती हो, ज़रा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए संदेश लेकर आई हो, और अगर संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जाती हो, और यह संदेश किसका है, ज़रा मुझे बताओ। ये चौथा उत्तर है। उसके बाद उन्होंने एक बात और बताई कि हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है। कोयल, बोलो तो, तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूँ क्यों सुनाई पड़ रही है। ये चौथा। तो चौथे प्रश्न के 2 पार्ट हैं। आपने सब लिख लिया बच्चों, कर लीजिए इसको नोट डाउन। चलिए बच्चों, आपने सब लिख लिया है। आप लोगों से कल मुलाकात होगी, कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।